हेलो गाइज। बीपीएससी का फॉर्म जो है वो कंप्लीट हो गया, आप लोगों को पता होगा। हम लोगों ने बहुत कोशिश किया कि जिन लोगों का फॉर्म नहीं भरा गया है, ऐसे 1 लाख संख्या हैं जो कि पेमेंट केवल नहीं कर पाए। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर दिए बट पेमेंट नहीं कर पाए। तो 5.5 लाख के आसपास लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया था, जिसमें से अल्टीमेटली केवल 4.5 लाख लोगों का, 4,60,000 के आसपास लोगों का फॉर्म पूरा तरीके से कंप्लीट हो पाया है। ठीक है, तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि 4.5 लाख लोगों ने एट अराउंड फॉर्म को कंप्लीट किया, इतना आप समझ जाइए। तो 4.5 लाख लोग इस बार फॉर्म भरने जाएंगे। देखिए, आप पीछे का जो देखेंगे, जो 69वीं बीपीएससी हुई थी, 68वीं हुई थी, 67वीं हुई थी, उसमें 6-6 लाख तक फॉर्म गए हैं, 6.5 लाख तक। तो फॉर्म ज़्यादा नहीं भरा गया है। इसका सबसे बड़ा मेन कारण क्या है, वो ये है कि डिफ़िकल्टी लेवल हाई हो गया है। ठीक है, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि यूपीएससी के लेवल का डिफ़िकल्ट हो गया या यूपीपीसीएस का, ये सब बकवास की चीज़ें हैं। कोई भी एग्जाम किसी को फॉलो करके नहीं आप ये देख सकते हैं कि यूपीएससी लेवल का डिफिकल्ट हो गया। अगर यूपीएससी लेवल का डिफिकल्ट हो जाएगा बीपीएससी, तो आदमी बेवकूफ़ है क्या बीपीएससी का एग्जाम देगा? बिल्कुल भी यूपीएससी लेवल का डिफिकल्टी नहीं होगा। आप मतलब यूपीएससी इतना पढ़ करके क्या चाह रहे हैं कि डीएसपी का नौकरी करेंगे क्या? जो आदमी यूपीएससी के लिए क्वालिफाइड होगा, जो आदमी यूपीएससी के लेवल का पढ़ा होगा, वो डीएसपी का नौकरी क्यों करेगा भाई? आईएएस के अंदर में काम क्यों करेगा वो? एसपी के अंदर में बिल्कुल नहीं करेगा। एसडीएम क्यों बनेगा? डीएम बनेगा। तो ये बात तो मैं बिल्कुल भी नहीं मानता हूँ कि यूपीएससी लेवल का हो गया है बीपीएससी, बिल्कुल नहीं। एग्ज़ाम छोटा है तो इसका कुछ ना कुछ आपको फ़ायदा मिलेगा। इसका जो है मतलब मेरे ख्याल से क्वेश्चन में चेंजिंग आया है। क्वेश्चन यूपीएससी लेवल का नहीं हो गया, इवन यूपीपीसीएस लेवल का भी नहीं हो गया। ठीक है, अब ये बात रही कि कटअप कितना जाएगी। हाँ, ये बात है। मैं फिर से जोर देना चाहता हूँ कि 1-2 लाख जो कम फॉर्म भराए हैं, इसलिए भराए हैं क्योंकि दरोगा के जो एग्ज़ाम के जो लोग थे, या फिर जो रेलवे का एग्ज़ाम जो भरते थे, या फिर एसएससी का, तो उस लेवल का क्वेश्चन नहीं जा रहा है। थोड़ा सा एनालिटिकल हो गया है। हार्ड वार्ड कुछ नहीं हुआ, एनालिटिकल हो गया, इतना बस समझ जाइए। ठीक है, लक फैक्टर अभी भी बीपीएससी में, यूपीएससी इतना काम नहीं करता है। आप अगर पढ़ के जाएंगे तो एग्ज़ाम निकलेगा, बीपीएससी का एग्ज़ाम निकलेगा, इतना समझ जाइए। ये एग्ज़ाम मैं बार बार बोलता हूँ कि भाई आईआईटी का एग्ज़ाम नहीं है, नीट का एग्ज़ाम नहीं है, इतना हार्ड एग्ज़ाम है ही नहीं। ठीक है, तो ये जो बोल रहे हैं कि इसलिए 4.5 लाख ही फॉर्म भरा गया है क्योंकि बहुत हार्ड हो गया एग्ज़ाम, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब आते हैं कि नॉर्मलाइजेशन के बारे में चर्चा हो रही थी। न्यूज़पेपर में आ रहा है कि नॉर्मलाइजेशन होने की संभावनाएं 80-90% है। अब देखिए, नॉर्मलाइजेशन होता क्या है। देखिए, नॉर्मलाइजेशन एक इस तरीके का प्रोसेस है जिसमें अगर एक से ज़्यादा शिफ्ट में एग्ज़ाम लिया जाता है, तो कितना एग्ज़ाम हार्ड रहा उस सापेक्ष में आपको एडजस्ट किया जाता है नंबर को। ठीक है, सिंपल सी बात है कि अगर आप हार्ड शिफ्ट में बैठेंगे तो आपका नंबर कुछ बढ़ जाएगा। लेकिन देखिए, 100 लोग अगर हार्ड शिफ्ट में बैठ गए हैं, मान लीजिए मैं एग्जांपल लेता हूं कि आप हार्ड शिफ्ट में बैठेंगे जिसमें हार्ड क्वेश्चन आया 100 लोग, तो क्या 100 के 100 लोगों का नंबर बढ़ जाएगा? बिल्कुल नहीं। नॉर्मलाइजेशन कैंडिडेट पे निर्भर नहीं करता है। देखिए, जो एवरेज से ज़्यादा नंबर ले आके, एवरेज जो स्टूडेंट है उससे अगर आप ज़्यादा लाइएगा तो आपका नंबर बढ़ेगा। सीधी सी बात है, बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, जान के कोई फायदा नहीं होगा, हम भी इसके डीप में गए नहीं। लेकिन सारे लोगों का नहीं नंबर बढ़ता है, जो हार्ड शिफ्ट में बैठे हैं सबका नंबर नहीं बढ़ेगा। पहला बात तो ये है। अब ये है दूसरी बात कि नॉर्मलाइजेशन नेसेसरी है क्या। देखिए, जब 6 लाख फॉर्म भरे गए तब नॉर्मलाइजेशन सिस्टम नहीं आया, तो अब 4.5 लाख में क्यों आ रहा है भाई? इससे तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट के मन में शंका जा रहा है। नॉर्मलाइजेशन का कहीं भी जो पिछला रिकॉर्ड है अच्छा नहीं है, जितने भी एग्जाम हुए हैं बहुत ज़्यादा इसका विरोध हुआ है। तो नॉर्मलाइजेशन मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन होने से लोगों के मन में शंका आता है कि क्या आप किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन कर रहे हैं, क्या किसी को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश है क्या, इस तरीके का। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पहुंचाया जाएगा, लेकिन अगर ये शंका भी आ रहा है तो मेरा राइट है भाई कि आप एक ही शिफ्ट में लीजिए। 4.5 लाख ही लोग तो फॉर्म भरे हैं, कौन सा 10 लाख लोग फॉर्म भर दिए हैं जो आपको नहीं एग्ज़ाम लिया जा रहा है। तो बिल्कुल ही बकवास बातें हैं। अगर 10 लाख लोग फॉर्म भरते तब हम सोचते हैं हम लोग कि क्या नॉर्मलाइजेशन के लिए जाया जा सकता है या नहीं, तो भी श्योर नहीं होना चाहिए था। अब तो 4.5 लाख लोग हैं, तो आराम से आप लीजिए एक दिन में एग्ज़ाम, क्या दिक्कत है? नॉर्मलाइजेशन की ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए। और जब आप ही क्वेश्चन को सेट कर रहे हैं तो देखिए, नॉर्मलाइजेशन में ये भी प्रॉब्लम होता है कि जब आप ही क्वेश्चन को सेट कर रहे हैं तो एक को हार्ड एक को ईजी अपना कैसे मान लेते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे कॉम्प्लेक्सिटी है, तो नॉर्मलाइजेशन होना ही नहीं चाहिए। देखिए, सीयूईटी में नॉर्मलाइजेशन हुआ था। देखिए, मैं यहाँ पे ये एक एग्जांपल को भी ले आया हूँ कि सीयूईटी का जो एग्ज़ाम होता है जिसमें बहुत सारे लोग एग्ज़ाम भरते हैं, 15-16 लाख के आसपास लोग एग्ज़ाम भरते हैं, तो नॉर्मलाइजेशन इसमें हुआ था। लेकिन देखिए, इसमें जब नॉर्मलाइजेशन हुआ था तो आईसीआई और आईआईटी दिल्ली के लोग जो हैं, वहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी के बड़े बड़े जो मैथमेटिशियन हैं, उन लोगों ने नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस किया था, तो भी सफल नहीं रहा ये। बहुत लोगों का शिकायत था कि नॉर्मलाइजेशन बहुत गलत तरीके से किया गया, बहुत लोग का एडमिशन नहीं मिला, बहुत लोगों को बहुत कम नंबर जो लाए थे उनको एडमिशन मिल गया, अच्छे लोग जा नहीं पाए। तो जब ये बड़े बड़े एग्ज़ाम जो है, इंडिया लेवल का एग्ज़ाम सीयूईटी है, ये अच्छे ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, तो आप बताइए ये बिहार बोर्ड वाले कहाँ से नॉर्मलाइजेशन करवाएंगे? दरभंगा यूनिवर्सिटी, एलएनएमयू के लोगों से करवाएंगे ये? क्या ये इतने एलिजिबल है जितना डीयू के प्रोफेसर एलिजिबल हैं?
या फिर आईआईटी के प्रोफेसर एलिजिबल हैं या फिर जेएनयू के प्रोफेसर एलिजिबल हैं। तो सीधी सी बात है कि नॉर्मलाइजेशन पे बिल्कुल ही सवाल उठनी चाहिए। जब सीयूईटी नहीं सफल हो पाया तो आप कैसे हो जाएंगे? यूपीएससी तो नहीं करवाता है नॉर्मलाइजेशन, आप कैसे करवा रहे हैं? तो नॉर्मलाइजेशन एकदम नहीं होना चाहिए, एकदम नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट जो 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 अच्छे स्टूडेंट हैं उनका जो है जीवन पे सवालिया निशान हो जाएगा, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन होगा तो फिर उनका एग्ज़ाम निकले ना निकले, नहीं भी निकलेगा तो उनको लगेगा कि अरे मेरा नॉर्मलाइजेशन होता तो निकल जाता है, ऐसा मन में शंका होता है और ये रिग्रेट तो ज़िंदगी भर रह जाएगा। इससे अच्छा है कि आप उनको फेयर अपॉर्चुनिटी दीजिए। क्या है कटअप, क्या रहेगा? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कटअप क्या रहेगा। देखिए पिछले साल का कटअप यही है, पिछले साल का कटअप जनरल का 92 मान के चलते हैं, 92 है, ठीक है। अब देखिए कितना भी कम फॉर्म भरा है, कितना भी ज़्यादा सीट हो जाए, कटअप लो नहीं जाएगा, आपको ऐसा मान के चलना है। 5 नंबर बढ़ा दीजिए, 97-98 कटअप जाएगा जनरल का, ऐसा सोच के चलिए। 97-98 नंबर लाने का कोशिश करिए। ये मत सोचिए कि ज़्यादा फॉर्म गिर गया। मैं बहुत सारे एग्जामों का देखते रहता हूँ, ज़्यादा फॉर्म गिरने से कटअप नहीं गिरती है भाई, कटअप कम नहीं होती है। ज़्यादा फॉर्म मतलब कैंडिडेट अगर ज़्यादा है, सीट अगर ज़्यादा हो जाता है, कुछ भी ज़्यादा हो जाता है, उससे कटअप लो नहीं जाती है, ठीक है। हर साल जो है कंपटीशन बढ़ रहा है। मैं जब बीएचयू का एग्ज़ाम देता था तो जिस साल मैंने एग्ज़ाम दिया था तो उस साल 50,000 ज़्यादा फॉर्म गिरे थे और सीट भी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था उस साल, ठीक है। 100-200 सीट को बढ़ाया गया था। फिर भी मैंने देखा कि कटअप जो है 100 ज़्यादा गया था, 100 सीट बढ़ने के बाद भी 100 नंबर ज़्यादा चला गया था। तो हमको ये जानकारी है। आप देखिए मेडिकल में भी इसी तरीके की हो रही है, सीट तो बढ़ रही है, ठीक है, लेकिन फिर भी वहाँ पे आप देखेंगे 50-50 नंबर का डिफरेंस आ रहा है। तो ये बकवास की बात है कि आपको 80 नंबर कटअप चला जाएगा, 90 नंबर। आप फिर एग्ज़ाम देने के बाद फिर आप सोचिएगा जो हम बोल रहे हैं उसको आप याद करिएगा, कटअप नहीं कम जाएगा, मिनिमम 95 जाएगा। इतना आप सोच लीजिए आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करना है, ठीक है। तो इतना ही वीडियो था, हम ये क्लियर करना चाह रहे थे कि नॉर्मलाइजेशन क्यों नहीं होना चाहिए और फिर से कितने फॉर्म भरे गए हैं और कटअप क्या जाएगा, ठीक है। बाकी आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा वीडियो बनाता हूँ, वन लाइनर बनाते रहता हूँ, एनसीईआरटी को करवाते रहता हूँ बीपीएससी के लिए, ठीक है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।